नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो है प्रोटोजोआ। जी हाँ दोस्तों, प्रोटोजोआ के बारे में हम बात करने वाले हैं। बायोलॉजी का टॉपिक है और सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये वाला टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं प्रोटोजोआ के बारे में और समझते हैं सब कुछ इसके बारे में। इसके आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे माइंड में क्लासिफिकेशन क्लियर होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 1969 में जो R.H. विटकर साहब थे, इन्होंने संपूर्ण जैव जगत को जो है 5 भागों में विभक्त किया था, जिसको ये जो 5 भाग थे इसको इन्होंने नाम दिया किंगडम। तो किसी भी क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी यूनिट जो होती है वो किंगडम होती है, ये हमें याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किंगडम का जब डिवीज़न किया जाता है तो उसको फाइलम कहते हैं या डिवीज़न कहते हैं। जब फाइलम का डिवीज़न करते हैं उसको क्लास में होता है, क्लास का डिवीज़न ऑर्डर में होता है, ऑर्डर का फैमिली में, फैमिली का जीनस में और जीनस का स्पीशीज में होता है। ये हमें याद रखना है। चलिए तुम किंगडम की बात करते हैं। तो पहला किंगडम था मोनेरा, जिसमें कि बैक्टीरिया को रखा गया है। दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा, जो कि हमारा आज के टॉपिक से रिलेटेड है। जी हाँ, प्रोटोजोआ जो है एक प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत ही आता है। इनको इनकी कुछ प्रॉपर्टी, इनके यूनिसेलुलर होने पर, प्रोकैरियोट यूकैरियोट होने पर, इनके प्रजनन के आधार पर, प्रचलन के आधार पर, पोषण विधि के आधार पर इनको 5 भागों में डिवाइड किया है, वही हमें देखना है। फिर थर्ड जो होता है संपूर्ण प्लांट को इसमें रखा गया है। इसमें जो है एल्गी और जो उच्च श्रेणी के प्लांट्स होते हैं उनका भी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, वो इसके अंतर्गत आते हैं। फोर्थ किंगडम जो होता है फंजाई अर्थात कवक इसके अंतर्गत आते हैं। और फिफ्थ किंगडम आता है एनिमेलिया इसको कहते हैं, जिसमें समस्त एनिमल्स आते हैं। ठीक है, तो हमको बस इतना याद रखना है कि प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत आता है। R.H. विटकर साहब का एक क्लासिफिकेशन। इसके पहले जो है कैरोलस लिनियस, जो जिनको कि फादर ऑफ क्लासिफिकेशन या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, उन्होंने भी वर्गीकरण का एक जो है आधार दिया था, जिसको द्विजगत वर्गीकरण कहते हैं। और उन्होंने संपूर्ण जो भी बायोटिक फैक्टर्स है उसको प्लांट और एनिमल 2 में डिवाइड किया था। लेकिन ये वाला जो क्लासिफिकेशन है विटकर साहब का काफ़ी उपयुक्त माना जाता है, तो हम इसी के आधार पर बात करेंगे। अगर हम बात करें प्रोटोजोआ की तो ये किंगडम प्रोटिस्टा में आता है, ये आपको याद रखना है। और केवल प्रोटिस्टा के लिए हमने आपको इतनी स्टोरी सुनाई है। हालांकि इसके पहले हमने क्लासिफिकेशन को लेकर हमारे कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि आपका बेस इससे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और तब हमें चीज़ें समझना आसान होती हैं। अगर हम किंगडम, हमने आपको कहा है कि जब किंगडम या जगत का क्लासिफिकेशन करते हैं तो इससे जो किंगडम होता है इसका क्लासिफिकेशन जिसमें करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फाइलम या संघ, या कहीं कहीं पर इसके लिए डिवीज़न वर्ड भी लिखा रहता है। जब फाइलम का हम क्लासिफिकेशन करते हैं बिल्कुल घटते क्रम में है, ये क्रम हमको याद रखना, हो सकता है किसी एग्जाम में क्रम पूछ लिया जाए, तो उसको बोलते हैं क्लास। जब क्लास का डिवीज़न करते हैं जिसमें भी, तो जब उसके पार्ट्स होते हैं उसको ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर का डिवीज़न जिसमें होता है उसको फैमिली कहते हैं, यानी कि कुल कहते हैं। कुल का डिवीज़न जो वंश में होता है जिसको जीनस कहते हैं। देन जीनस का जो जो वर्गीकृत करते हैं वो स्पीशीज़ में होता है, अर्थात वर्गीकरण की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, स्पीशीज़ होती है, और सबसे बड़ी जो होती है वो किंगडम को मानी जाती है। तो बिल्कुल हम प्रोटोजोआ के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो प्रोटिस्टा है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, जो प्रोटिस्टा है इसको 3 फाइलम में डिवाइड किया हुआ है। ये हमने हमारे पुराने वीडियो में है, फिर भी हम आपको छोटा सा इंट्रो दे देते हैं क्योंकि इसके बिना समझना अच्छा नहीं है। तो फर्स्ट जो होता है इसमें स्वपोषी प्रोटिस्टा को रखा जाता है, अर्थात जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। सिंपल सी बात है, या उसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते होंगे। अब ये स्वपोषी है, इनको भी 3 प्रकार से क्लासिफाइड किया है, जिसको कि हम वर्ग कहेंगे, डायनोफ्लैजिलेट्स, डाइटम्स और युग्लिना में। खैर आज का हमारा टॉपिक नहीं है। फिर दूसरा जो क्लासिफिकेशन है उसको बोलते हैं स्लाइम मोल्स। ठीक है,
ये भी जो होती केंद्रक, इनमें कई केंद्रक होते हैं और इसके आधार पर ये कोशिकी अकोशी में डिवाइड करते हैं। और तीसरा जो क्लासिफिकेशन होता है उसको बोलते हैं प्रोटोजोअन, जो कि हमारा आज का प्रोटोजोअन, और इसी के अंतर्गत जो है प्रोटोजोआ आता है। तो हमें इसके बारे में बात करनी है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रोटिस्टा को 3 जो है क्लास में डिवाइड किया है, स्वपोषी, स्लाइमोल्स और प्रोटोजोन्स, और जो प्रोटोजोआ है प्रोटोजोन्स के अंतर्गत ही आता है। तो बिल्कुल हमको प्रोटोजोआ की बात करनी है, 2 बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम प्रोटोजोआ की बात करते हैं। तो प्रोटोजोआ हमें यहाँ पता चल गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमें ये भी पता चल गया कि क्यों इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नहीं तो पढ़ के ये ना समझना कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। तो अब आइए हम बात करते हैं कि प्रोटोजोआ के आखिर में क्या लक्षण होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसके अंतर्गत हम देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन्हें प्राथमिक जंतु की संज्ञा दी गई है, प्राथमिक जंतु कहा जाता है, और लगभग इसकी 50,000 जातियां जो है अब तक ज्ञात हैं, इतनी खोजी जा चुकी हैं। लक्षण की दृष्टि से ही इनको प्राथमिक जंतु कह रहे हैं। ये जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं, अर्थात एक कोशिका के बने होते हैं। अब जब भी एक कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, अगर आप बायो बैकग्राउंड से हैं तो आपने पढ़ा है कि ऐसे जीव जो एक कोशिका के बने होते हैं एक कोशिकीय जंतु कहलाते हैं, राइट। जैसे अमीबिया और पैरामीशियम, हम एग्जाम्पल भी पढ़ते हैं अमीबा और पैरामीशियम। तो बिल्कुल अमीबा और पैरामीशियम जो है हमारे प्रोटोजोअन्स ही हैं, प्रोटोजोआ ही हैं, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। तो ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, दैट मीन एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। और जो ये एक कोशिका भी होती है ये एक केंद्रक या बहुकेंद्रक होते हैं, अर्थात कुछ में एक केंद्रक होता है, कुछ में एक से ज्यादा केंद्रक होते हैं। ये विषमपोषी होते हैं, ये स्वपोषी नहीं होते हैं। यहाँ पर इस बात को ध्यान देने की बात है। हम आपको थोड़ा बताना चाहेंगे कि हमने कहा है कि प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं, तो जो प्रोटिस्टा होते हैं उसमें कुछ जो होते हैं स्वयंपोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन खुद बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे जो प्रोटोजोन्स है ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक या पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, ये है विषमपोषी, हमें याद रखना है। अब ये विषमपोषी तो होते हैं, विषमपोषी के साथ साथ, विषमपोषी मतलब क्या, जब ये अपने भोजन के या न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं तो इस प्रकार के पोषण को बोलते हैं विषम पोषण, ठीक है। अब ये जो होते हैं स्वतंत्र हो सकते हैं, सामुदायिक रूप में हो सकते हैं, परजीवी रूप में हो सकते हैं, सहजीवी रूप में हो सकते हैं। परजीवी रूप का मतलब है कि ये जिस भी किसी होस्ट से अपना पोषण लेते हैं तो ये उसको नुकसान पहुंचाते हैं। और सहजीवी का मतलब है कि ये जब दूसरे किसी होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं तो साथ में ये उसको कुछ फायदा भी पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये परजीवी भी होते हैं, सहजीवी भी होते हैं। हम इनके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स और इनसे होने वाली डिसीज भी आगे पढ़ने वाले हैं। आगे का पॉइंट देखते हैं। तो ये जो प्रचलन करते हैं, प्रचलन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो ये किसके द्वारा प्रचलन करते हैं, हवा में उड़ के नहीं जाते भैया, इनके पास भी इनके कुछ औजार होते हैं, जैसे हमारे पास हाथ पैर होते हैं। तो ये प्रचलन करते हैं अपने एक विशिष्ट अंग से, जिसको कि सीलिया बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीलिया। कशाभिका मतलब फ्लैजिला या कुटपाड, या इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है। ये जब हम सेल ऑर्गन आपको पढ़ाएंगे, और हमने इसके कुछ ऑर्गन्स का वीडियो अपलोड किए हुए हैं और हम करेंगे, जब हम आपको इसको और अच्छे से समझेंगे, केवल सीलिया के ऊपर ही हमारा लेक्चर रहेगा, ठीक है। तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, किस प्रकार से अपना भोजन लेते हैं। हमने पढ़ा कि विषमपोषी होते हैं, लेकिन इनके भोजन करने का एक स्पेशल तरीका भी है। एक्चुअल में ये जो अपने भोजन होते हैं इसको निगल जाते हैं, एक कोशिकी होते हुए भी अपने भोजन को निगलते हैं भैया, इसीलिए इस प्रकार के न्यूट्रिशन को बोला जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब हमने यहाँ पर प्रचलन में जो आपको बताया, हम आपको कुछ स्पेशल एग्जाम्पल भी देते हैं, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि पैरामेशियम किसकी सहायता से प्रचलन करता है, तो इसका एग्जाम्पल है सीलिया, ठीक है। पैरामेशियम जो है एक प्रकार का प्रोटोजोआ है और इस सीलिया के द्वारा अपना प्रचलन करता है। फ्लैजिला, फ्लैजिला के द्वारा जो है प्रचलन करते हैं स्पेशली यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनास, वो प्रोटोजोआ नहीं है, हम प्रोटोजोआ की बात करते हैं। स्यूडोपोडिया, तो जो स्यूडोपोडिया या कुटपाद होते हैं इसके द्वारा जो प्रचलन करते हैं, प्रचलन वो करते हैं अमीबा। तो हमें यहाँ पर 2 विशेष बातें याद रखनी है कि सीलिया पैरामेशियम यानी कि CP या PC,
तो पैरामेशियम सीलिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता पूछ लिया जाए कि अमीबा किसकी सहायता से प्रजनन करते हैं। 3 ऑप्शन रहे और हम कंफ्यूज हो जाए, ठीक है, क्योंकि तीनों के लगभग काम और आकार की सेम ही होती है, कुछ चीज़ों में थोड़ा सा अंतर पाया जाता है, तो हमें ये बात याद रखनी है। चलिए, तो ये इसके बेसिकली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे, और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आगे। अब इनके आकार की बात करें तो भैया ये गोलाकार, अंडाकार, लंबवत या कहे अनियमित हो सकते हैं, लेकिन हमें इन सभी में एक बात याद रखनी है कि पैरामेशियम का जो आकार होता है वो स्लीपर लाइक होता है, चप्पल के समान होता है, ठीक है। बहुत ही जो बायो बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा है, और जो नहीं है बायो बैकग्राउंड के कोई बात नहीं, लगभग इस प्रकार का शेप होता है पैरामेशियम का, ठीक है, तो निश्चित शेप कह सकते हैं। चलिए, अब आगे बात करते हैं हम। तो अब हम बात करते हैं प्रजनन की, तो ये अपनी पॉपुलेशन को कैसे जो है आगे बढ़ाते हैं। तो इनमें अलैंगिक जनन होता है। अब अलैंगिक जनन जो होता है वो कलिकायन विधि के द्वारा होता है, कलिकायन, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं बडिंग। आप इंग्लिश ही नाम याद करा कीजिए, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। एक होता है विखंडन, द्विविखंडन जिसको बोलते हैं बाइनरी फिजन, अर्थात इसमें जो एक सेल्स होती है 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। एक होता है बहुविखंडन, मतलब मल्टीपल डिवीजन फिजन, और बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा ये जो है अपना अलैंगिक प्रजनन करते हैं। अलैंगिक प्रजनन वो प्रजनन होता है जिसमें एक ही जीव के द्वारा जो है 2 संततियां बनती हैं, और दूसरा प्रजनन जो होता है इसमें संयुग्मन के कारण होता है, ठीक है, जिसको कंजुगेशन कहते हैं। संयुग्मन के समय इनकी 2 कायिक कोशिकाएं या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बने जो अगुणित युग्मक होते हैं वो क्या होते हैं, संयुग्मन की क्रिया में भाग लेते हैं। चलिए, अब अगर हम बात करें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कुछ कोशिकाएं जो होती है वो नग्न होती है, अर्थात उनके बाहर आवरण नहीं पाया जाता, कुछ के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है जिसको बोलते हैं पेलिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये थोड़ा सा मिसप्रिंटेड हो गया हमसे, तो ये याद रखना, पेलिकल। पेलिकल, इनके चारों ओर जो एक आवरण पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके वर्गीकरण की, किसके, प्रोटोजोआ के वर्गीकरण की हम बात करते हैं। तो प्रोटोजोआ को जो है 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। हम फिर से आपको बताना चाहेंगे, इसके क्लासिफिकेशन को याद करवाते हैं। तो ये किंगडम किसके अंतर्गत आता है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है, राइट। और किंगडम का जो है डिवीजन किस में करा था, फाइलम में किया गया था। तो ये कौन से फाइलम में आता है, तो ये प्रोटोजोन्स फाइलम में आता है। और प्रोटोजोआ को भी अब हम जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्ग या क्लास। तो हम उन्हीं की बात करते हैं, और इसके नाम हम सबसे पहले याद करते हैं, देन इसके बाद इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। पहला है जू फ्लैजिलेट्स, ठीक है, फ्लैजिला हमने पढ़ा था ना, बिल्कुल उसी का उपयोग इसमें होगा आगे। सार्कोडायंस, स्पोरोजोन्स या परजीवी प्रोटोजोआ, भाई ये जो है ना, इसको तो आप अच्छे से इसकी कैटेगरी याद कर लीजिए। मलेरिया का नाम सुना है हमने, प्लाज्मोडियम मच्छर से, प्लाज्मोडियम से होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से, तो बिल्कुल यहाँ पर मलेरिया इसके अंतर्गत आएगा। हम आगे देखेंगे। और सिलिएट्स, जो सिलिएट्स है इसके अंतर्गत जो होता है पैरामेशियम में आता है, और जू फ्लैजिलेट्स में हम देखते हैं अभी क्या आता है। चलिए, तो हम बात करते हैं जू फ्लैजिलेट्स की, और जू फ्लैजिलेट्स के हम थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट ये है कि इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं होते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे। एक या अनेक कशाभिकाएं पाई जाती है। कशाभिकाएं का मतलब होता है फ्लैजिला, ठीक है। अब इसीलिए इसको जू फ्लैजिलेट्स कहा जाता है। इसमें जो पोषण होता है वो अवशोषण या भक्षण क्रिया के द्वारा होता है। अलैंगिक प्रजनन इसमें होता है तो वो लंबवत विखंडन के कारण होता है, और आकृति इसकी हमेशा निश्चित होती है, और ये कुछ स्वतंत्र होते हैं अर्थात फ्री रहते हैं, कुछ परजीवी के रूप में होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अब हम इसकी बात करते हैं ट्रिपेनोसोमा के बारे में, ठीक है। ये पैरासाइट होते हैं, और ट्रिपोनोसोमा जो होता है, जो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं, कशेरुकी होते हैं, उनके रुधिर और आहार नाल में पाया जाता है पैरासाइट के रूप में। और ट्रॉपिकल अफ्रीका का जो निंद्रा रोग है, स्लीपिंग सिकनेस है, या जो स्लीपिंग डिसीज है, वो इसी के कारण होती है। अब इसके कारण जो डिसीज होती है उसका नाम हमें याद रखना है, स्लीपिंग मतलब सोना, निद्रा। तो बिल्कुल जो निद्रा सिकनेस है, निद्रा डिसीज होती है, वो इसके कारण होती है। ये जिसको भी हो जाता है वो व्यक्ति दिन भर सोता रहता है, या उसे आलस ज़्यादा आता है। उसका कुछ रीज़न होता है
कि वो जो हमारे ब्रेन का जो सेरिब्रो स्पाइनल द्रव होता है उसमें जाकर ये अपने इन्फेक्शन करता है, जिससे कि मानसिक रूप से व्यक्ति शिथिल हो जाता है, सोता है, तो ये स्लीपिंग डिसीज कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसका जो वाहक होता है, जो इसको फैलाता है संक्रमण को, वो एक प्रकार की मक्खी फैलाती है। उस मक्खी का नाम आपको याद रखना है, उसको बोलते हैं टीसी मक्खी। इसको इंग्लिश में इस प्रकार से लिखेंगे, टीसी मक्खी के द्वारा होता है। ये दो बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। हालांकि प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज में हमने इसको अच्छे से बताया हुआ है, लेकिन एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं लिशमानिया की, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपने कालाजार बीमारी सुनी होगी, ठीक है। जो कालाजार बीमारी है वो जो होती है लिशमानिया के कारण होती है, और इसका जो वाहक होता है वो भी एक प्रकार की मक्खी होती है, और उस मक्खी को बोलते हैं सैंड फ्लाई, अर्थात रेत मक्खी, बालू मक्खी, ठीक है। तो जो सैंड फ्लाई है उसके कारण ये रोग होता है। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है कालाजार के बारे में, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें याद रखनी है, सैंड फ्लाई मक्खी, लिशमानिया और ट्रिपैनोसोमा। एग्जाम में पूछा जाता है कि XYZ बीमारी किसके कारण होती है और किससे होती है, बैक्टीरिया से, वायरस से, कवक से या प्रोटोजोआ से, तो उस केस में ये हमें याद रखना है। चलिए, अब कुछ जो होते हैं वो सहजीवी के रूप में होते हैं। सहजीवी का मतलब हमने आपको बताया है कि जब भी अपना पोषण किसी दूसरे जंतु से, किसी से भी प्राप्त करते हैं तो ये उसको भी फायदा पहुंचाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है ट्राइकोनिम्फा। तो जो ट्राइकोनिम्फा रहता है ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है और दीमक की आहार नाल में रहता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। ये दीमक की कहाँ पर रहता है, आहार नाल में रहता है, वहां से ये अपना पोषण प्राप्त करता है। और साथ में दीमक, हमको पता है दीमक का क्या काम होता है, लकड़ी वकड़ी को जो है इसको कुतरना, ठीक है। तो जब लकड़ी रहती है उसमें सेलुलोज होता है, तो जब इसकी आहार नाल में जाता है सेलुलोज, तो ये सेलुलोज का पाचन करता है, अर्थात उसको फायदा पहुंचाता है। तो इसीलिए सहजीवी के रूप में पाया जाता है और ट्राइकोनिम्फा हमें याद रखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब तो ये ट्रिपैनोसोमा का डायग्राम है कि किस प्रकार से ये रहता है। हमने पढ़ा है ट्रिपैनोसोमा कि टीसी मक्खी से होता है और इससे जो होते हैं निद्रा रोग होता है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, जिसको बोलते हैं सार्कोडाइन्स। प्रोटोजोआ का सेकंड क्लास है सार्कोडाइन्स। इसकी विशेषता देख ली जाए तो इसमें प्रचलन तथा भोजन ग्रहण के लिए विशेष प्रकार की रचना होती है, जिसको क्या कहते हैं, एक उत्पाद या स्यूडोपोडिया कहते हैं। अब जो फर्स्ट वाला क्लासिफिकेशन है उसकी क्या विशेषता थी कि उसमें फ्लैजिला थे, ठीक है। अब इसमें क्या है, स्यूडोपोडिया है, अमीबा। अब याद आया, हमने आपको उसमें आगे की स्लाइड में बताया था कि स्यूडोपोडिया भी एक प्रकार के प्रचलन बाहर होते हैं, अंग होते हैं। तो इससे कौन करता था, अमीबा करता था, ठीक है। तो बिल्कुल अमीबा की ही यहाँ पर बात होने वाली, दैट मीन अमीबा इसके अंतर्गत आने वाला है। ये इनके आकार जो होते हैं परिवर्तनशील होते हैं, जैसे अमीबा, ठीक है। अमीबा का निश्चित आकार नहीं होता है, और अमीबा जो होता है सार्कोडाइन्स के अंतर्गत आता है, और स्यूडोपोडिया इनके शरीर पर जो होते हैं पेलिकल नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये पेलिकल है। पेलिकल क्या होता है, हमने आपको बताया है कि जो प्रोटोजोआ होते हैं इनके बाहर एक प्रकार का आवरण पाया जाता है जिसको पेलिकल कहते हैं। और हमने आगे वाली स्लाइड में आपको ये भी बताया है, प्रीवियस जो भी हमारी स्लाइड्स थी, कि कुछ प्रोटोजोआ नग्न होते हैं, अर्थात इनके बाहर आवरण नहीं पाए जाते हैं जैसे अमीबा, और कुछ के बाहर आवरण पाया जाता है जिसको पेलिकल कहते हैं, जैसे कि अभी हमने ट्राइकोनोसोमा उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब ये जो होते हैं समुद्र या स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। कुछ परजीवी होते हैं, ठीक है, फर्जी नहीं होते, वो मिस्टेक था इसलिए इसको सुधार दिया हमने। कुछ परजीवी भी होते हैं जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अब सार्कोडाइन्स का ये वाला जो प्रोटोजोआ है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य के आंत में पाया जाता है, और इससे जो होता है पैचिस डिसीज होती है, पैचिस बीमारी होती है, नाम सुना होगा आपने, तो पूछ लिया जाएगा। ये वाला क्वेश्चन का तो ट्रेंड है कि हैजा किससे फैलता है, 4 ऑप्शन रहेंगे, जीवाणु से होता है। तो उसी प्रकार से पैचिस किससे होता है, तो प्रोटोजोआ से होता है, और उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और एक और प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम है एंट अमीबा जिंजीवैलिस, ये समुद्र में पाया जाता है, और इससे जो रोग होता है उसको बोलते हैं पायरिया रोग, जिसमें मसूड़ों से खून आता है और स्मेल आती है मुंह से, एंट अमीबा जिंजीवैलिस। तो ये दो हमें सार्कोडाइन्स याद रखना है इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका
जिससे पैचिस रोग होता है, और एंटमीबा जिंजीवैलिस जिससे कि पायरिया रोग होता है। आगे इसी की बात करें तो कुछ सार्कोडाइंस जो होते हैं अपने चारों तरफ सिलिका का आवरण जो होता है कवच स्रावित करते हैं। वैसे तो हमने पढ़ा है कि इनके बाहर कोई आवरण नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो लेकिन कुछ जो होते हैं अपने बाहर सिलिका का आवरण स्रावित कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो इनको कहते हैं उस कंडीशन में हेलियोजोन्स। तब इन प्रोटोजोआ को क्या कहते हैं, मतलब जब सिलिका का आवरण होता है तब इन प्रोटोजोआ को क्या कहते हैं, हेलियोजोन्स, ठीक है, हेलियोजोन्स। तो ये क्या करते हैं, ये शिकार पकड़ने के लिए कवच के छिद्रों से कुछ धागे के समान अतिवृद्धियां पैदा करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, फिलोपोडिया कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, इसको फिलोपोडिया कहते हैं। और कुछ है जो हेलियोन्स होते हैं कुछ सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं, जिसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है रेडिएरिया, रेडियल नहीं है, रेडिएलिया। ये क्या करता है, ये जो होता है बहुकेंद्र की होता है और समुद्र के जल में मृतिका का निर्माण करता है। जो समुद्र की तलहटी में छोटे 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 माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे होता है, या हम कहें चीठापन होता है, वो इसी से होता है, और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण में ये मुख्य भूमिका अदा करता है। तो हमें याद रखना है रेडिएलिया के बारे में। और सार्कोडाइंस को जलाशय की तली में पाए जाने वाले जीवों का पूर्वज भी माना जाता है, तो ये भी याद रखना है हमको। अब हम बात करते हैं स्पोरोजोन्स या परजीवी प्रोटोजोआ की। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इसको स्पोरोजोन्स के जो मैक्सिमम सदस्य होते हैं वो सभी परजीवी के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं, इसीलिए इस कैटेगरी को जो है परजीवी प्रोटोजोआ का नाम दे दिया गया है, जिसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम। चलिए तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो इसके चलन अंग, 2 मिनट इसको सुधारना पड़ेगा। तो इनमें जो होता है चलन अंग तथा कुंचनशील रिक्तियां नहीं पाई जाती। अभी तक हमने जो 2 कैटेगरी पढ़ी थी, जू फ्लैजिलेट्स और सार्कोडाइंस की, तो हमने देखा था कि उनमें प्रचलन अंग क्रमशः फ्लैजिला और स्यूडोपोडा पाए जा रहे थे, ठीक है। अब इनमें जो है ये चीजें नहीं हैं। और हम बात करें तो इनके शरीर के चारों तरफ जो है पेलिकल अनिवार्य रूप से पाया जाता है। ये पेलिकल है, ये भी गलत है, पेलिकल, ठीक है। इनके शरीर के चारों पेलिकल जो आवरण होता है वो पाया जाता है। अब हम बात करें इनके जीवन चक्र में, तो इनके जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है और अपने जीवन चक्र में अगुणित बीजाणु पैदा करते हैं। ये हमें याद रखना है। विषम पोषी इनका पोषण होता है, उदाहरण प्लाज्मोडियम जो मनुष्य में मलेरिया पैदा करता है, तो अपना जीवन चक्र 2 पोषकों में मनुष्य और मच्छरों में पूरा करता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की, कि किस प्रकार से अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि प्लाज्मोडियम का जो प्राथमिक पोषक है वो मनुष्य, हमें पता है जो प्लाज्मोडियम होते हैं उसका 2 पोषक होता है, एक मनुष्य होता है और एक मादा एनाफिलिस मच्छर होती है, ठीक है, मादा एनाफिलिस मच्छर होता है। तो प्लाज्मोडियम का जो प्राथमिक पोषक है वो क्या है, वो मनुष्य है, जिसकी आरबीसीज लाल रुधिर कणिकाओं में इसकी अमीबॉइड अवस्था पाई जाती है। इस अवस्था में ये क्या करता है, अगुणित गैमेटोसाइट पैदा करता है, ठीक है, कहाँ पर, मनुष्य के अंदर ही, आरबीसीज के अंदर ही। जब मादा मच्छर मनुष्य का रुधिर चूसती है तब यह रुधिर के साथ इसके अमाशय में पहुंच जाता है। मतलब ये जो गैमेटोसाइट है जो मनुष्य के आरबीसीज में अवस्था पाई जा रही है वो किस में चली जाती है, मादा एनाफिलिस मच्छर में चली जाती है, उसके अमाशय में चली जाती है और उसके अमाशय में ही विकसित होकर ये युग्मक बना लेता है। फिर उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है वहाँ पर जाकर, और नर और मादा युग्मक मिलकर जो है जाइगोट बना देते हैं, जो अमाशय की दीवार में सिस्ट के रूप में क्या करते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। और सिस्ट अंकुरित होकर क्या बना लेता है, स्पोरोजाइट बनाता है, स्पोरोजाइट्स बनाता है, जो मच्छर की लाल ग्रंथि में एकत्रित हो जाता है, ठीक है। अब आया सेकेंड स्टेज। अब क्या करता है, जब ये मादा एनाफिलिस मच्छर स्वस्थ मनुष्य का रुधिर चूसती है तो स्पोरोजाइट्स मनुष्य के रुधिर में चले जाते हैं और अमीबॉइड कायिक रचना में विकसित हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, आरबीसीज में इसका बार बार विखंडन होता है, मल्टीपल फिजन होता है और इससे मलेरिया ज्वर आता है। ज्वर का बार बार आक्रमण होता है और मनुष्य को तेज ज्वर के साथ कपकपी भी आती है। तो मलेरिया परजीवी का जो होता है साइकिल होता है, हमने शॉर्ट में इसको आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 4th कैटेगरी की बात करते हैं जो है सिलिएट्स, ठीक है। तो सिलिएट्स की हम कुछ बेसिकली इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसके प्रश्न अंग क्या है, सिलिया। पहले जो हमने देखा था जू फ्लैजिलेट्स, वो प्रश्न करते थे फ्लैजिलेट्स मतलब फ्लैजिला से। सार्कोडाइंस सार्कोडाइंस का हमने देखा था स्यूडोपोडिया से करते थे,
ठीक है। और स्पेरोजोन्स में तो होते ही नहीं थे प्रचलन अंग। फोर्थ है हमारा जो है सिलिएट्स, वो किससे करते हैं प्रचलन, तो सीलिया से करते हैं, ये हमें याद रखना है। और इसमें कुंचनशील रिक्तियां पाई जाती है, ठीक है, गुंजन सिंह नहीं है, ये कुंचन है, कुंचन सिंह नहीं, कुंचनशील रिक्तियां जो है पाई जाती हैं। पेलिकल होता है, ठीक है, इसके चारों ओर भी क्या होता है, पेलिकल होता है, और इसमें 2 केंद्रक होते हैं। जो बड़ा केंद्रक होता है बिल्कुल नाम के हिसाब से उसको क्या बोला जा रहा है, मैक्रोन्यूक्लियस, और जो छोटा केंद्रक है उसको माइक्रोन्यूक्लियस कहा जा रहा है। तो माइक्रोन्यूक्लियस क्या करता है, जो छोटा है वो प्रजनन करता है, जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है वो शारीरिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। उदाहरण क्या है, तो इसका सबसे मोस्ट कॉमन उदाहरण जो है वो है पैरामीशियम। अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो इसको स्लीपर एनिमल भी कहते हैं, क्योंकि इसका आकार जो होता है स्लीपर के समान होता है, ठीक है। और इसके मुख में समान गुहा वाली एक रचना होती है जिसे गुलेट कहते हैं, ठीक है, गुलेट, जिसको क्या कहते हैं, गुलेट कहते हैं, जिसके द्वारा ये अपना भोजन लेता है। इस गलेट पर अनेक सीलिया पाए जाते हैं, और सीलिया के द्वारा ये 2 mm प्रति सेकंड की दर से पैरामीशियम जो है गति कर सकता है। और इसमें एक विशेष प्रकार का अंग पाया जाता है जिसको बोलते हैं ट्राइकोसिस्ट। क्या कहते हैं उस अंग को, ट्राइकोसिस्ट कहते हैं, ठीक है, ट्राइकोसिस्ट उसको कहते हैं, हमें याद रखना है। तो बिल्कुल दोस्तों हमारा यहाँ पर प्रोटोजोआ जो है खत्म हो रहा है। हमने बहुत कम समय में ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश की है, तो आपको इसका क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर आप हमारा वीडियो फर्स्ट टू लास्ट देख रहे हैं तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि आपको हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम आपको फिर से एक बार रिकॉल करवाना चाहेंगे कि आपने आज क्या पढ़ा। तो हमने प्रोटोजोआ पढ़ा। हम जानते हैं प्रोटोजोआ जो है किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। किंगडम प्रोटिस्टा को 3 जो है फाइलम में वर्गीकृत किया गया है। प्रकाश संश्लेषी या स्वपोषी प्रोटिस्टा जिसको हम बोलते हैं, सेकेंड था स्लाइम मोल्ड्स, और थर्ड था प्रोटोजोअन्स। और प्रोटोजोअन्स को जो है फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, जू फ्लैजिलेट्स, इसकी मुख्य विशेषता यह है इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल था ट्रिपेनोसोमा और लिशमानिया, जिससे कि स्लीपिंग सिंड्रोम और कालाजार बीमारियां होती है रिस्पेक्टिवली। एंड सेकंड हमने देखा था सार्कोडाइन, जिसका एग्जाम्पल है अमीबा, और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और एंट अमीबा जिंजीवैलिस से बीमारी होती थी क्रमशः पैचिस और पायरिया। तीसरी कैटेगरी हमने देखी थी जो कि पैरासाइटिक कैटेगरी थी, पैरासाइटिक प्रोटोजोआ या स्पेरोजोएंस जिसको हम कह रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जिससे मलेरिया होता है। फोर्थ कैटेगरी हमने देखी सीलिएट्स की, जिसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम, ये जो कि सीलिया की सहायता से अपना प्रचलन करते थे। तो हमने इसकी बात करी और सारे जो भी इससे संबंधित डिसीज थे वो हमने देखे। इसके ऊपर हमने आज एक और वीडियो अपलोड किया हुआ था, इसके पहले ही कर दिया था, जिसमें प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों के बारे में हमने बताया है। वहाँ पर हमने लक्षण और उसके उपचार के बारे में भी बात की है, तो आप उस वीडियो को भी जाके देखिए। एंड आज का टॉपिक खत्म, सो हम बात कहेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।